हेलो क्लास नाइन्थ विषय विज्ञान। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यूज कार्य और ऊर्जा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपको लगभग आने वाले सभी एग्जाम्स में आपको मिलेंगे, ना कि सिर्फ नाइन्थ क्लास में, बल्कि आप जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो ये प्रश्न जो हैं आपको अवश्य किसी न किसी एग्जाम में नज़र आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है ऊर्जा कहते हैं, यानी किसे कहते हैं। इसके चार ऑप्शन आने वाले हैं। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब भी कोई वस्तु जिसमें कोई काम करने की क्षमता होती है तो हम कहते हैं कि उस वस्तु में ऊर्जा है। उदाहरण के तौर पर कि कोई चीज़ चल रही है, इसका मतलब उसमें वेग है तो उसमें कार्य करने की क्षमता होगी, क्योंकि जब भी वो चीज़ किसी चीज़ से टकराएगी तो दूसरी चीज़ को भी वो चलाने की क्षमता रखती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक चलती हुई वस्तु के अंदर जो है वो ऊर्जा है, यानी कि कार्य करने की क्षमता है। इसी तरह से अगर हम किसी वस्तु को ऊपर उठा देते हैं एक हाइट के ऊपर और उसको नीचे गिराते हैं तो जब वो जिस चीज़ के ऊपर गिरेगी उसको भी आगे चलाने की क्षमता रखती है, तो यानी कि वो कार्य करने की क्षमता रखती है। इसी तरह से यदि हम एक तीर कमान के ऊपर तीर को चढ़ा देते हैं तो जब जैसी वो कमानी से छूटेगी तो तीर चलेगा, यानी कि वहाँ पर भी कार्य होगा। तो यहाँ पर भी कार्य करने की क्षमता उस तीर में होगी, तो उस तीर में भी ऊर्जा होगी। तो देखते हैं अब हमारे ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है कार्य करने की क्षमता, दूसरा है कार्य करने की दर, तीसरा है कार्य में परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है समय परिवर्तन की दर। जैसा कि आपको पहले ही समझा दिया गया है कि यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु में ऊर्जा है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए, कार्य करने की क्षमता। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शक्ति कहते हैं ऑप्शन ए कार्य करने की क्षमता, ये तो नहीं है क्योंकि ये तो ऊर्जा हो गई। बी कार्य करने की दर, कार्य करने की दर यानी कि कितनी जल्दी कार्य होता है, यानी कि ज़्यादा कार्य और कम समय में होने वाला। तो कार्य को अगर हम समय से भाग कर दें तो कुछ इसी तरह की टर्म आ जाएगी कि ज़्यादा कार्य कम समय में हो तो वो जो कार्य बटा समय वो ज़्यादा होगा, तो इसी को शक्ति कहते हैं। तो चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की ओर। कार्य में परिवर्तन नहीं, कार्य में परिवर्तन कार्य ही होगा या ऊर्जा होगी। और डी है समय परिवर्तन की दर। समय परिवर्तन की दर जो है ये ना तो शक्ति है, ना वो कार्य है, ना वो ऊर्जा है। हमारा इसमें जो सही ऑप्शन बनता है वो है बी, कार्य करने की दर, यानी कि कितनी जल्दी काम हो रहा है। कार्य का एसआई मात्रक है किलोवाट ओवर न्यूटन, वाट और जूल। यहाँ आपको बता दिया जाए जो किलोवाट ओवर है वो ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। न्यूटन जो है वो फोर्स का यानी कि बल का एसआई मात्रक है। वाट जो है वो शक्ति का एसआई मात्रक है और जो जूल है वो कार्य का एसआई मात्रक है। और जूल साथ में ऊर्जा का एसआई मात्रक भी है। तो हमारा सही ऑप्शन हुआ डी, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक है। अभी आपको बताया कि जो जूल है वो कार्य का एसआई मात्रक भी है और ऊर्जा का एसआई मात्रक भी है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए जूल। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं इसमें किलोवाट ओवर, न्यूटन, वाट और जूल ऑप्शंस हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जूल। शक्ति का एसआई मात्रक है किलोवाट ओवर, न्यूटन, वाट और जूल। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है सी, वाट। वाट किसका मात्रक है?
अभी बताया कि जो वाट है वो शक्ति का मात्रक है, तो इसलिए यह ऑप्शन ए कार्य का मात्रक नहीं है, ऑप्शन बी ऊर्जा का मात्रक नहीं है, यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, शक्ति का मात्रक। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर हुआ वो हुआ सी, शक्ति का, वाट शक्ति का मात्रक है। तो ये आपको याद हो गया होगा, 3 मात्रक हमारे इस चैप्टर में जो है ऊर्जा का और कार्य का, इन दोनों का मात्रक तो एसआई मात्रक जूल है, और जो शक्ति है इसका मात्रक वाट है। जूल किसका मात्रक है? तो ऑप्शंस अभी मैं नहीं शो कर रहा, आप बताएं जूल किसका मात्रक, अपने मन में सोचें जूल किसका मात्रक है। तो मैं अब ऑप्शंस पर आ रहा हूं। कार्य और शक्ति का नहीं, कार्य का मात्रक जूल है, शक्ति का मात्रक वाट है, तो जूल दोनों का मात्रक नहीं है। शक्ति और ऊर्जा का नहीं, शक्ति का मात्रक वाट है, ऊर्जा का मात्रक जूल है। सी, कार्य और ऊर्जा का, जी हाँ ये हमारा सही ऑप्शन है। कार्य का एसआई मात्रक जूल है और ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल है। जो डी ऑप्शन है बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो हमारा सही ऑप्शन है सी, कार्य और ऊर्जा का। किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लग रहा है और बल की दिशा में वस्तु 3 मीटर विस्थापित होती है, तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो इसका हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक वस्तु है, इस वस्तु पर इधर 8 न्यूटन का बल लगा दिया गया और वस्तु इसी दिशा में 3 मीटर विस्थापित हो गई, तो हमें किया गया कार्य हमें बताना है कितना होगा। तो जो कार्य का जो फार्मूला होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन। हमारे पास बल है 8 न्यूटन, विस्थापन है 3, तो दोनों को गुणा करके आ गया हमारे पास 24, और इसका मात्रक हुआ एसआई जूल, तो हमारा सही उत्तर होना चाहिए जूल। परंतु ये जो फार्मूला है ये सिर्फ तभी लगेगा यदि दोनों की दिशाएं, यानी कि बल की दिशा भी और विस्थापन की दिशा भी सेम हो, एक ही दिशा में हो, तब ये फार्मूला लगता है। दोनों को गुणा कर देंगे तो जो गुणनफल है 24 वो हमारा राइट आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 24 जूल, दूसरा ऑप्शन है 56 जूल, तीसरा ऑप्शन है 100 जूल, और हमारा चौथा ऑप्शन है 28 जूल। तो हमारा सही उत्तर है ए, 24 जूल। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लग रहा है। ये हमारे पास, अब हमारे पास क्वेश्चन भी कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये हमारे पास वस्तु है और उस पर 8 न्यूटन का बल लग रहा है। बल की विपरीत दिशा में 3 मीटर विस्थापन होता है, और विस्थापन जो है बल की दिशा से उल्टी दिशा में, यानी कि इस दिशा में 3 मीटर का विस्थापन हो रहा है। तो किया गया कार्य बताएं। पिछले क्वेश्चन में जिस दिशा में 8 न्यूटन बल लग रहा था उसी दिशा में 3 मीटर विस्थापन हो रहा था, परंतु इस क्वेश्चन में विस्थापन की दिशा उल्टी हो गई। वो 8 न्यूटन जो है वो दिशा अलग है और 3 मीटर जो दिशा है वो उससे उल्टी दिशा है। ये ऐसे केसेस के अंदर कार्य को कैसे निकाला जाता है? ऐसे केसेस में कार्य को निकालते तो उसी तरीके से है, बल गुणा विस्थापन, परंतु कार्य जो है वो नेगेटिव हो जाता है, यानी कि उत्तर हमारा हो जाएगा -24 जूल। तो अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है -24 जूल, दूसरा ऑप्शन है 24 जूल, तीसरा ऑप्शन है -100 जूल, और चौथा ऑप्शन है 28 जूल। तो हमने पहले ही उत्तर निकाल लिया है -24 जूल। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, -24 जूल। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ मिलता जुलता प्रश्न ही है। इसमें भी एक वस्तु है और वस्तु के ऊपर बल लगाया जा रहा है। किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लग रहा है, ये वस्तु है, और वस्तु पर जो बल है
वो लगाया जा रहा है 8 न्यूटन का। और 90 डिग्री की दिशा में वस्तु 3 मीटर विस्थापित हो जाती है। ये वस्तु विस्थापन हो गया इधर 3 मीटर का। तो जब भी दोनों के केसेस में 90 डिग्री का एंगल आ जाता है, 90 डिग्री का कोण आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 8 न्यूटन का बल है ना तो वस्तु को रोक रहा है ना वस्तु को चला रहा है, ना वस्तु को रोकने की कोशिश कर रहा है ना वस्तु को चलाने की कोशिश कर रहा है, उसका कोई इसका इफेक्ट नहीं है। तो ऐसे केसेस में जो कार्य होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो याद रखना कि जब भी दोनों की दिशाएं एक हों, बल की और विस्थापन की, सिंपली आपने कुछ नहीं करना, दोनों को गुणा कर देना है। जब दोनों की दिशाएं विपरीत हों, जैसे कि पिछले प्रश्न में था, आपने उसमें भी दोनों को गुणा कर देना है, पर उत्तर में नेगेटिव लिख देना है, क्योंकि वहाँ पर जो कार्य है वो ऋणात्मक हो रहा है, यानी कि नेगेटिव हो रहा है। और यदि 90 डिग्री का कोण आ रहा है दोनों के बीच में, सिंपली आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने उत्तर सीधा ही लिख देना है। आपने नहीं देखना 8 न्यूटन का, 80 न्यूटन का, 100 न्यूटन का, कितने न्यूटन का बल लग रहा है, कितने मीटर विस्थापन हो रहा है। बस आपने एक चीज़ देखी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जब आपने देख लिया कि ये 90 डिग्री है, तो इट मीन्स 90 डिग्री भी लिखा हो सकता है, समकोण भी लिखा हो सकता है, या कोई आपको प्रश्न में इस तरह का चित्र भी बना दिया जा सकता है, तो जिसमें आप देख लीजिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है बल और विस्थापन में। तो ऐसे केसेस में सिंपली हमारा जो कार्य है वो शून्य हो जाता है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या है। हमारा पहला ऑप्शन है 24 जूल, हमारा दूसरा ऑप्शन है 56 जूल, हमारा तीसरा ऑप्शन है 0 जूल, और हमारा चौथा ऑप्शन है डी 28 जूल। तो हमारा सही उत्तर हुआ सी 0 जूल। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, व्यंजक है मीन्स फॉर्मूला है। आप एक चीज़ याद रख लीजिए, गतिज ऊर्जा किसी भी वस्तु में तब होगी जब उसमें गति होगी। तो फार्मूले में भी गति यानी कि वेलोसिटी, यानी कि उसमें जो है वेग से संबंधित कुछ होना चाहिए। तो जैसे कि एक जो है आदमी दौड़ रहा है, उसमें गतिज ऊर्जा है। कमान से तीर निकल चुका है और तीर चल रहा है, उसमें गतिज ऊर्जा है। रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति है, उसमें गतिज ऊर्जा है। बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा है। हवा चल रही है तो हवा में भी, चलती हुई हवा में भी गतिज ऊर्जा है। यानी कि कोई भी वस्तु जो गति में है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। और पहले भी बताया है ऊर्जा मीन्स कार्य करने की क्षमता। तो गति की वजह से यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता आती है तो उस वस्तु में गतिज ऊर्जा है। तो हम देखते हैं अपने ऑप्शंस की ओर। हमारा पहला प्रश्न है mgh, दूसरा है 1/2 mv स्क्वायर, यानी कि हाफ mv स्क्वायर, 1/2 mv की शक्ति 2 भी कह सकते हैं इसको। तीसरा है F गुणा S यानी कि बल गुणा विस्थापन। और चौथा है W/T यानी कि वर्क अपॉन टाइम यानी कि कार्य बटा समय। तो मैं यहाँ पर आपको चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है आपको प्रश्न कुछ बदल कर आए। जो mgh है ये स्थितिज ऊर्जा है किसी भी वस्तु की, जो उसकी हाइट के कारण, यानी कि किसी वस्तु को अगर हम ऊंचाई पर लेकर जाते हैं उसमें जो ऊर्जा आती है स्थितिज ऊर्जा, वो mgh के बराबर होती है। तो हमारा एक ऑप्शन यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा। दूसरा है 1/2 mv की शक्ति 2, v यानी कि वेलोसिटी, वेग। तो यहाँ पर वेग है यानी कि वेग यानी कि गति है। तो गति की वजह से जो ऊर्जा है वो उसमें हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास सही है। तो इसको याद रख लीजिए, गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है हाफ mv स्क्वायर, 1/2 m जो है वो द्रव्यमान है यहाँ पर, और v जो है वो वस्तु का वेग है। तीसरा हम फार्मूला जो है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, F गुणा S यानी कि बल गुणा विस्थापन, ये कार्य का फार्मूला है। और जो चौथा है वर्क अपॉन टाइम यानी कि कार्य बटा समय, ये शक्ति का फार्मूला है। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन जो है वो है बी, हाफ mv स्क्वायर। h हाइट्स यानी कि h ऊंचाई स्थित m द्रव्यमान वाली वस्तु की स्थितिज ऊर्जा
है कितनी, अभी बताई थी आपको AmGh, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है। दूसरा जो है वो फार्मूला जो है वो स्थितिज ऊर्जा का नहीं है, वो गतिज ऊर्जा का है। तीसरा जो फार्मूला है वो कार्य का है, और जो चौथा जो फार्मूला है वो शक्ति का है। तो इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन हुआ AmGh। कार्य किस प्रकार की राशि है? जब किसी राशि के बारे में उसकी प्रकार यानी कि उसकी नेचर या उसकी प्रकृति पूछी जाती है, तो हमें यह बताना होता है कि कार्य जो या कोई भी जो राशि है वो सदिश है या अदिश। सदिश राशियां वो होती हैं जिसमें दिशाएं भी होती हैं, अदिश राशियां वो होती हैं जिसमें दिशा नहीं होती। तो कार्य में किसी तरह की कोई दिशा नहीं होती। दिशा बल में हो सकती है, दिशा विस्थापन में हो सकती है, परंतु कार्य में दिशा नहीं होती। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो गलत है, सदिश इसकी दिशा नहीं है। ऑप्शन बी सही है, अदिश जिसकी दिशा ना हो। ना सदिश ना अदिश ऐसी किसी तरह की कोई राशि नहीं होती। केवल संख्या है, नहीं, यह केवल संख्या भी नहीं है, इसका एक मात्रक है जूल, तो ये संख्या नहीं कहला सकते। इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी, अदिश, यानी कि दिशा रहित, जिसकी कोई दिशा ना हो। आप यहाँ पर याद रख लीजिए कि ऊर्जा जो है, यदि ऊर्जा के बारे में पूछा जाए, वो भी अदिश है, ऊर्जा की भी कोई दिशा नहीं होती। इसी तरह से शक्ति की भी कोई दिशा नहीं होती, शक्ति भी अदिश राशि है। तो इस चैप्टर में जो तीनों राशियां हैं, ऊर्जा, कार्य और शक्ति, तीनों की तीनों अदिश राशियां हैं। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी क्या? अभी आपको बताया है कि जहाँ पर वेग है वहाँ पर जो ऊर्जा होगी, वेग की वजह से, गति की वजह से जो ऊर्जा आएगी वो ऊर्जा गतिज ऊर्जा होगी। तो चलती गाड़ी में एक बैठा हुआ आदमी है, उसमें जो है वो गतिज ऊर्जा होगी। हमारा पहला ऑप्शन ही यही है, गतिज ऊर्जा, तो उसमें गतिज ऊर्जा है, हमारा ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। अभी आपने पढ़ लिया था, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, हमारा ऑप्शन ए राइट है। शक्ति जो है वो है कार्य करने की दर, बल भी इसका ऑप्शन नहीं है, और दाब भी यानी कि प्रेशर भी इसका ऑप्शन नहीं है। सो आवर राइट ऑप्शन इज ए, ऊर्जा। कार्य करने की दर को कहते हैं, ऊर्जा नहीं कहते, इसको शक्ति कहते हैं। जी हाँ, हमारा ऑप्शन बी सही है। सी, बल भी नहीं कहते, डी, दाब भी नहीं कहते, ऑप्शन बी राइट। शक्ति कहते हैं, ये देखिए मैं बार बार इस तरह के क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले हैं ताकि ये वीडियो देखकर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आपको ये चैप्टर आ गया। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति कार्य करने की क्षमता को नहीं, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है। कार्य करने की दर को, जी हाँ, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। कार्य में परिवर्तन, जी नहीं। समय परिवर्तन की दर, नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का जो फार्मूला है वो होता है कार्य बटा समय, यानी कि यदि बराबर बराबर कार्य अलग अलग समय में हो रहा है तो जितना कम समय में होगा उसकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा? 0 जूल होगा, या 1 जूल होगा, या 2 जूल होगा, या 9.8 जूल होगा? तो स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिए, जब विस्थापन ही नहीं हो रहा तो कार्य नहीं होगा। कार्य विस्थापन के साथ ही होता है, विस्थापन होना ज़रूरी होता है। इसलिए ऐसे केसेस में आंसर हमेशा आपका 0 जूल रहेगा, चाहे यहाँ पर बल कितना भी लग रहा हो। बहती हवा में कौन सी ऊर्जा है? अभी बताया था कि जिसमें गति होती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। बहते पानी में गतिज ऊर्जा है। हवा जो बहती पानी में और बहती हवा में चलती हुई रेलगाड़ी के अंदर दौड़ता हुआ व्यक्ति
कमान से निकला हुआ जो तीर है, इन सब में गति है, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा है। तो हमारा पहला ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा नहीं, गलत है। हमारा दूसरा ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा बिल्कुल सही है। सी विद्युत ऊर्जा नहीं, और डी इनमें से कोई नहीं, नहीं डी ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन है बी गतिज ऊर्जा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? देखिए अभी बताया था धनुष बाण यानी कि तीर कमान भी इसको हम कहते हैं। जब हम उसकी डोरी को एकदम से खींच देते हैं, तीर की बिल्कुल जो बैक कॉर्नर होता है, तो लगभग तीर जो छूटने वाला है, यानी कि तीर के अंदर अब ये ऐसी ऊर्जा आ गई है कि तीर जो है वो कार्य कर सकता है, यानी कि तीर में कार्य करने की क्षमता आ गई, यानी ऊर्जा तो आ गई है। पर अब यह इसमें गति नहीं है, गति तो आने वाली है तीर में। यहाँ पर धनुष बाण के अंदर गति नहीं है, पर गति प्रदान होने वाली है, तो इसलिए इसमें ऐसी ऊर्जा है जो उसकी स्थिति की वजह से है। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है स्थितिज ऊर्जा। जब आप एक स्प्रिंग को दबा देते हो तो स्प्रिंग में एक ऐसी जो है क्षमता आ जाती है कि स्प्रिंग अपने आप खोलेगा, तो उस दबे हुए स्प्रिंग के अंदर भी जो ऊर्जा संचित हो जाती है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। हमारा पहला ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है ऊष्मीय ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ए स्थितिज ऊर्जा। बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा है? अभी बताया था बच्चों, बहते हुए पानी में जो है गति होती है, इसलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं है, विद्युत ऊर्जा भी नहीं है, रासायनिक ऊर्जा भी नहीं है। तो जो इसका जो ऑप्शन जो बी है वो सही है, यानी कि गतिज ऊर्जा। कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा है। बच्चों आजकल तो जो घड़ियाँ आती हैं ना उसमें सेल डले होते हैं। पहले घड़ियाँ आती थी उसमें कमानीदार घड़ी यानी कि एक कमानी होती थी जिसमें ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती थी, और उसी स्थितिज ऊर्जा से ही जो वो घड़ी की सुइयाँ जो हैं वो घूमती थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्थितिज ऊर्जा ए। तो इसके ऑप्शंस हैं स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो हमारा सही ऑप्शन है ए स्थितिज ऊर्जा। एक उड़ते हुए हवाई जहाज में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा है? अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्विस्टेड है। एक उड़ता हुआ हवाई जहाज यानी कि हवाई जहाज उड़ भी रहा है और एक ऊंचाई पर भी है, यानी कि इसमें दो ऊर्जाएं हैं। एक तो उसके चलने की वजह से, उसकी गति की वजह से गतिज ऊर्जा, और एक mgh उसकी हाइट की वजह से, ऊंचाई की वजह से उसमें स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें दोनों ऊर्जाएं जो हैं वो उस व्यक्ति में हैं जो कि हवाई जहाज में बैठा हुआ है। तो हमारा पहला ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा नहीं, सिर्फ स्थितिज ऊर्जा नहीं है। हालांकि स्थितिज ऊर्जा है परंतु सिर्फ स्थितिज ऊर्जा उस व्यक्ति में नहीं है। गतिज ऊर्जा, हाँ जी गतिज ऊर्जा भी है परंतु सिर्फ गतिज ऊर्जा नहीं है। तीसरा ऑप्शन कहता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यानी कि उसमें दोनों ऊर्जाएं सम्मिलित हैं। क्योंकि हवाई जहाज गति में है इसलिए हवाई जहाज में जो बैठा व्यक्ति है वो भी गति में है, उसमें गतिज ऊर्जा आ गई। और हवाई जहाज या जो व्यक्ति है वो हाइट पर है, तो हवाई जहाज जो है वो हाइट पर, ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा भी आ गई। तो उसमें दोनों तरह की ऊर्जाएं हैं, और डी इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन तो गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ऊपर उठाई गई हथौड़ी में है। बच्चों जब हम हथौड़ी को उठाकर किसी कील के ऊपर नीचे मारते हैं तो कील एकदम से अंदर चला जाता है, उस यानी कि कार्य हो गया। यानी कि जब हमने हथौड़ी उठाई थी तो उसमें कोई ऊर्जा
जो है वो स्टोर हो गई थी। वो कौन सी ऊर्जा थी? वो ऊंचाई की वजह से ऊर्जा थी। और ऊंचाई की वजह से कौन सी ऊर्जा आती है? mgh, स्थितिज ऊर्जा। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए, स्थितिज ऊर्जा है। बी ऑप्शन जो है वो गलत है, गतिज ऊर्जा नहीं है, क्योंकि जब हथौड़ी उठाई हुई है तो वो उस वक्त गति में नहीं है। कोई ऊर्जा नहीं, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है। रासायनिक ऊर्जा नहीं, हथौड़ी में रासायनिक ऊर्जा नहीं है। ये कोई दिवाली वाला पटाखा नहीं है कि इसमें रासायनिक ऊर्जा आ जाए। तो हमारा जो सही ऑप्शन है ए, स्थितिज ऊर्जा। अपने सिर पर 30 किलोग्राम का बक्सा उठाए हुए कोई कुली क्षितिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे समझते हैं कि मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है एक इस तरह से, ये रहा एक प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर ये जो है ये कुली है, और कुली ने कुछ वजन जो है अपने सिर के ऊपर उठाया हुआ है। अब वो कहता है वो 30 किलोग्राम का जो बक्सा है, यानी कि उसका भार तो लगेगा नीचे की तरफ, और वो चल रहा है आगे की तरफ। अब आप देखेंगे इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एक कोण भी तो बन रहा है। तो अब वो गुरुत्व बल यानी कि गुरुत्व बल तो नीचे लग रहा है, यानी कि एक भार, अब उसके विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? जब भी कोण 90 डिग्री होता है तो कार्य कितना होता है? 0। ये आपको पहले भी एक न्यूमेरिकल में इसमें MCQs में बता दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए 0। देखते हैं हमारे पास क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं। हमारा पहला अवेलेबल ऑप्शन है 200 जूल, दूसरा है 1500 जूल, तीसरा है 1980 जूल, और चौथा है 0 जूल। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो राइट है। तो इस तरह के प्रश्नों में आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पर भी बल और विस्थापन में 90 डिग्री का कोण आ जाए वहाँ पर किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर उत्तर हुआ 0 जूल। बराबर द्रव्यमान के दो पिंड यानी कि वस्तुएं क्रमशः 3v और 2v के वेग से चल रही हैं, उनके गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है वो होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। अब हमारे पास दो वस्तु हैं, दोनों का द्रव्यमान बराबर है, वेग जो है वो 3v और 2v है। तो पहले में का जो एनर्जी आएगी, गतिज ऊर्जा आएगी 1/2 m। अब v जो वेग है वो v नहीं होके 3v है, 3v का स्क्वायर। और दूसरे में अगर हम निकालें अनुपात 1/2 m 2v का स्क्वायर, तो अब बीच में ये अनुपात का निशान है। तो हाफ m v², हाफ m जो है v² फार्मूला है, परंतु v की वैल्यू ही 3v है और दूसरे में 2v है। हाफ से हाफ कट गया, m से m कट गया, v² से v² कट गया। तो ये तो हो गया 9, 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 4। तो हमारा जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए 9/4, 9:4। तो सीधी सी बात है, अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। बट इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग स्टेज पर आपको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, याद रखिए। अब ये देख रही है कि यहाँ पर वेग है 3v और यहाँ पर 2v, तो दोनों और जो उनका जो द्रव्यमान है वो तो बराबर है, तो वेग के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर इन दोनों का अनुपात हो गया 3/2। तो इनका अगर हम स्क्वायर कर दे तो कितना देगा? 9/4, यानी कि 3 का स्क्वायर 3 × 9, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। तो उत्तर इस तरह से भी 9/4 ही हमारा बनता है। देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। पहला है 9/4, दूसरा है 3/2, तीसरा है 4/9 और चौथा है 2/3। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, 9/4। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। देखिए अभी बताया कि जो वेग के ऊपर जो है वो गतिज ऊर्जा निर्भर करती है।
यानी कि वेग को बढ़ा देंगे तो गति ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, कम कर देंगे तो कम हो जाएगी, यानी कि गति ऊर्जा कम होगी, परंतु कितनी कम होगी इसको समझने के लिए हम उसके फार्मूले के ऊपर आते हैं। पहले गतिज ऊर्जा थी 1/2 mv की शक्ति 2, अब हो गई 1/2, द्रव्यमान तो वही रहा परंतु वेग आधा हो गया, तो यानी कि v/2 का स्क्वायर। तो जब हम इसकी वैल्यू करेंगे तो ये जो नीचे 2 है ये 4 बन जाएगा, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा 1/2 mv²। ये तो फार्मूला होना चाहिए था बट नीचे 4 से भाग हो गया, यानी कि जो गतिज ऊर्जा है वो 1/4 हो गई। देखते हैं हमारे इसमें ऑप्शंस क्या हैं। पहला है आधी, नहीं गलत है। दूसरा है दुगनी, नहीं दुगनी भी नहीं हुई। तीसरा है चौगुनी, नहीं, ये जो दुगनी और चौगुनी वैसे ही भी इसके आंसर्स को आप रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वेग आधा हुआ है तो गतिज ऊर्जा ये तो सीधी सी बात है कम होगी, बढ़ेगी तो नहीं, तो दुगनी चौगुनी तो वैसे ही नहीं हो सकती। और चौथा है चौथाई, तो हमारा उत्तर हो गया चौथाई। तो यहाँ पे उत्तर में ऑप्शंस में जहाँ चौथाई लिखा है वहाँ 1/4 भी हो सकता है कि 1/4 यानी कि 1/4 हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शक्ति का व्यंजक है। अभी आपको सारे फार्मूले पहले भी बताए हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। mgh, नहीं, याद करो ये किसका है, ये स्थितिज ऊर्जा का है। 1/2 mv², ये किसका है, ये गतिज ऊर्जा का है। बल गुणा विस्थापन Fs, F बल S विस्थापन, ये कार्य का है। D वर्क अपॉन टाइम, यानी कि कार्य बटा समय, जी हाँ ये मात्रक शक्ति का है, सॉरी ये व्यंजक शक्ति का है। तो हमारा सही उत्तर हुआ D, W/T, कार्य बटा समय, जो कि शक्ति का व्यंजक है, शक्ति का फॉर्मूला है। यदि 5500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 55 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी। बहुत आसान प्रश्न है, अभी बताया था शक्ति निकालनी है तो कार्य को समय से भाग कर दो, यानी कि 5500 को 55 से भाग कर दो, तो कार्य तो है हमारे पास 5500 और समय है हमारे पास 55, काटेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 100 क्या, याद करो शक्ति का मात्रक क्या था, शक्ति का मात्रक था वाट। तो हमारा सही उत्तर जो है वो होना चाहिए 100 वाट, 100 वाट। 100 तो 5500 को 55 से डिवाइड करने से, भाग करने से आ गया, और मात्रक आपको याद होना चाहिए। तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है 250 यानी कि 250 वाट, ये जो W लिखा हुआ है ये वाट है। 125 किलोवाट, 100 वाट और 0.5 किलोवाट। तो हमने पहले ही उत्तर हमने ढूंढ लिया है, दोनों को भाग करना पड़ेगा। तुक्का मत लगाइए, कहीं बच्चों को देखा गया है कि वो कभी गुणा कर देते हैं, कभी भाग कर देते हैं, जमा कर देते हैं। फार्मूला अगर पता होगा तो आप अपने सही उत्तर की ओर, बिल्कुल सही उत्तर की ओर जाएंगे। आपकी जो काम करने की जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल सही होगी। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो है C, 100 वाट। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, देखिए ये प्रश्न पहले भी एक बार बीच में मैंने बताया था कि व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का वैसे तो SI मात्रक तो जूल है, परंतु एक और मात्रक होता है ऊर्जा का जिसको हम कहते हैं किलोवाट ओवर या किलोवाट घंटा। तो पहला जूल जो है वो व्यावसायिक मात्रक नहीं है, वाट वैसे ही ऊर्जा का मात्रक नहीं है। जो किलोवाट घंटा है यह ऊर्जा का मात्रक तो है, व्यावसायिक मात्रक। कहाँ पर, देखिए जब हमारे घरों में बिजली का बिल आता है तो वो कहते हैं कि 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट जो भी है, इतने यूनिट बिजली आपने कंज्यूम की है। तो वो जितने भी यूनिट बोलता है वो उतने किलोवाट ओवर की बात वहाँ पर उस बिल में की जाती है। यदि आपने मान लीजिए 127 यूनिट का बिल है, इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जिस पीरियड का वो बिल है आपने 127 किलोवाट ओवर बिजली का जो उस ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल किया है, उसको कंज्यूम
किया है। तो हमारे पास इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा। पृथ्वी तल से किसी पिंड की ऊंचाई 2 गुनी हो जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा आधी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है या 0 हो जाती है। तो इसमें आपको फिर फार्मूला याद होना चाहिए। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है mgh। m नहीं बदल रहा, g नहीं बदल रहा, सिर्फ h बदल रहा है। अगर h डबल हो गया यहाँ पे, यानी कि 2 गुना हो गया, तो सीधी सी बात है ये जो बन जाएगा mg गुना 2h, यानी कि डबल हो गया। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो है डबल, यानी कि बी, 2 गुनी हो जाती है। सीधी सी बात है, जब भी आप हाइट बढ़ाओगे स्थितिज ऊर्जा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो डी और ए तो वैसे ही ऑप्शंस आप रिजेक्ट कर सकते हो कि आधी यानी कि कम होना नहीं हो सकती। और डी में लिखा है 0 हो जाती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा खत्म हो जाती है। ऊंचाई बढ़ाने से स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, ना कि खत्म होती है। तो बच्चों, इस तरह के आपको और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।